ये ऐसा कारीवार था कि उसे कोई भैंसा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। मैंने कभी किसी इंसान के मुंह से पहले ऐसी आवाज नहीं सुनी थी और वो पिछाड़ खाकर वहीं चारपाई के पास फर्श पर बेजान होकर गिर गया। तवाइफ लड़की तड़प कर एक तरफ खड़ी हो गई और अब सहमी हुई और दहशतज़दा नजरों से कभी मुझे और कभी फर्श पर पड़ी हुई अपने हिंदू दलाल की लाश को देख रही थी। अब मेरा और उस मुसलमान तवाइफ लड़की दोनों का वहां ठहरना फांसी के फंदे को अपने गले में डालने के बराबर था। फिर भी मैं उस लड़की की मर्जी मालूम करना चाहता था। मैंने चारपाई से उठते हुए कहा, मैं यहाँ से फरार हो रहा हूँ, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? तवाइफ लड़की मेरी बहादुरी से बेहद मुतासिर हुई थी। कहने लगी, अगर तुम सचमुच मुसलमान हो तो मुझे यहाँ छोड़ कर न जाओ। ये लोग इसकी लाश को देखकर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस मोटे दलाल का नाम जगदयाल था। उस कमरे में एक खिड़की थी जो बंद थी। मैंने उसे खोल कर नीचे देखा। बाहर तंग सी गली में अंधेरा छाया हुआ था। दलाल की मौत उसे अकेला ही वहां ले आई थी। मैंने चारपाई पर बिछी हुई नीले रंग की खद्दर की चादर को उठाते हुए कहा, जल्दी से अपनी चमकीली साड़ी उतार कर ये चादर लपेट लो। इस साड़ी की चमक लोग अंधेरे में भी देख लेंगे। मैंने चादर लड़की के कंधे पर फेंककर दरवाजा जरा सा खोलकर बाहर देखा। उस कमरे के आगे कोई 2-3 फुट की गैलरी थी जो आगे सीढ़ियों के दरवाजे तक जाती थी। ये सीढ़ियां नीचे पहली मंजिल की ड्योढ़ी में उतरती थीं। ये तवाइफ लड़की जब गुरतर लाल के साथ मुझे मुलाकात करने आई थी तो उसे मालूम था कि वो एक बदकिरदार जोगी के पास रात गुजारने जा रही है। चुनाचे वो सिवाय कानों के सोने के कांटों के बाकी सारा जेवर उतार कर आई थी। गुरदर लाल ने न जाने क्यों तवाइफ लड़की के दलाल जग्गू को एतमाद में नहीं लिया था। हो सकता है उसे यकीन हो गया हो कि जग्गू लड़की को मेरे पास अकेले भेजने पर तैयार नहीं होगा और अगर तैयार होगा तो भारी रकम लेगा। दलाल की मौत उसे खींच कर ले आई थी। मैंने दरवाजा बंद करके पलट कर देखा। कमरे में जलते बिजली के बल्ब की रोशनी में तवाइफ लड़की मुंह दीवार की तरफ किए साड़ी उतार रही थी। मैंने तेज लहजे में कहा, जल्दी करो, देर क्यों कर रही हो? कोई आ गया तो तुम यहीं रह जाओगी। लड़की ने साड़ी उतार कर कोने में फेंकी। उसमें नीले रंग का लहंगा बांध रखा था। उसी रंग की ऊपर शमीज थी। वो जल्दी से चादर अपने जिस्म के गिर्द लपेट कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने उसके बाजू को मजबूत गिरफ्त में लेते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ जंगल में दौड़ सकती हो? लड़की ने कहा, मैं इस जहन्नम से निकलने के लिए 7वीं मंजिल से भी कूद सकती हूँ। हम जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर छोटी सी गली में आ गए। जहां से मैं जंगल की तरफ रुख करने लगा तो लड़की ने कहा, उधर क्यों जाते हो, इस तरफ आओ। वो इस शहर भोपाल से अच्छी तरह वाकिफ थी। मैं उसके पीछे हो गया। फिर उसके आगे आकर कहा, इधर तो शहर है। शहर की जानिब जाते हुए मुझे अपना खतरा लगा हुआ था कि कहीं मैं पुलिस के हत्थे न चढ़ जाऊं। हम शहर में नहीं जाएंगे, कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करो जो हमें भोपाल से बाहर निकाल कर ले जाए। मैं दिल्ली की तरफ जाना चाहता हूँ। वो मुझसे एक कदम आगे चल रही थी। कहने लगी, पहले भोपाल से तो निकले महात्मा जी। मैंने उसे कहा, क्या तुम स्टेशन पर जाना चाहती हो? वो बोली, तुम देखते चलो, फिक्र न करो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। मैंने कहा, मैं पुलिस से नहीं डरता, मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। लड़की ने मेरा हाथ पकड़कर दबाया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ महाराज। पता नहीं तुम्हें शुक्रगुजार के मानी भी आते हैं या नहीं। मैं खामोश रहा। हम शहर की एक बाहर की आबादी के करीब से होकर गुजर रहे थे, जहाँ अंधेरा था। एक तरफ मकान थे, दूसरी तरफ अंधेरे में दूर तक खेत ही खेत या घास का मैदान था। रात होने की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था। हमने एक जगह छोटा सा कोई पुल उबूर किया। दूसरी जानिब मकान शुरू हो जाते थे जिस पर अंधेरा छाया हुआ था। कहीं कहीं रोशनी नजर आ जाती। हम एक छोटे से बाजार में आ गए। कोई देहाती बाजार लगता था जहाँ अंधेरा था। लड़की ने मुझे एक जगह खड़ा किया और खुद एक तंग गली में चली गई। मैं सोचने लगा, ये कहाँ गई होगी। वही 5 मिनट के बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा अटैची केस था। कहने लगी, मैं घर से कुछ कपड़े और पैसे ले आई हूँ। मालूम हुआ उसका मकान उसी गली में था। अब हम शहर के बाहर से गुजरने वाली सड़क पर आ गए, जहाँ एक सिनेमा घर था, जिसके बाहर रोशनी में जो फिल्म चल रही थी उसके बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे। एक जानिब कुछ खाली रिक्शे और टैक्सियां खड़ी थीं। सिनेमा हाउस में सेकंड शो चल रहा था। लड़की ने आगे बढ़कर एक खाली रिक्शा लिया। ये मोटर रिक्शा था। रिक्शा मेरे करीब लाकर बोली, महाराज आ जाएं। मैं रिक्शे में उसके साथ बैठ गया। रिक्शा भोपाल के मुख्तलिफ बाजारों में से गुजरने लगा। कुछ देर के बाद हमारे सामने भोपाल का रेलवे स्टेशन था। मैं जल्दी से नीचे उतर आया। लड़की ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और हम स्टेशन की इमारत की तरफ बढ़ने लगे। अब मुझे ये फिक्र लगी थी कि कहीं कोई पुलिस वाला पहचान न ले, लेकिन खैरियत गुजरी। हम टिकट वाली खिड़की के पास आ गए। लड़की ने आगरा के 2 टिकट लिए और मुझे सांस लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ी। मैंने उससे पूछा, गाड़ी कब जाएगी? उसकी कलाई पर जनाना घड़ी बंदी थी। उसने घड़ी पर निगाह डालकर कहा, बस 15 मिनट में यहाँ से निकल जाएगी। ये गाड़ी पीछे बंबई से आ रही है। जब वो मुझे साथ लेकर गुरदरलाल के मकान से निकली थी तो उसे मालूम था कि एक गाड़ी रात के 10:15 बजे के करीब भोपाल से दिल्ली की तरफ जाती है। मैं जोगियों वाले हुलिये में था।
लड़की ने नीली चादर बदन के गिर्द लपेट रखी थी। चादर जरा सी एक तरफ हटी तो मैंने देखा कि उसके नीचे उसी रंग की सूती साड़ी थी। घर में उसने चादर के नीचे उसी रंग की आम सी साड़ी पहन ली थी। हम प्लेटफॉर्म पर आकर काफी आगे जाकर रेलवे के पड़े हुए सामान की ओट में बैठ गए। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें आगरा पहुंचाकर वहां से आगे दिल्ली चला जाऊंगा। उसने नीली चादर से सर ढांप रखा था। मौसम रात को सर्द हो जाता, ऊपर दिल्ली आगरा के इलाके से सर्दी शुरू हो जाती थी। उसका गोरा चेहरा चादर के दरमियान से चांदी की तरह चमक रहा था। लड़की कहने लगी, ठीक है, मगर तुम मुझे मेरे घर पहुंचाकर वापस जाओगे। मैंने कहा, क्या आगरा में तुम्हारा घर भी है? उसने कहा, नहीं, आगरा से थोड़ी दूर एक जगह टिंडला है, वहां मेरी एक जिगरी सहेली रहती है। वो मुसलमान है। मैं उसके पास कुछ दिन ठहरूंगी, फिर जहां किस्मत ले जाएगी चली जाऊंगी। वो मुझे गौर से देख रही थी। मैंने पूछा, क्या देख रही हो नर्तकी? वो बोली, अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम मुसलमान हो। जिस बहादुरी से तुमने जग्गू को हलाक किया है वो एक मुसलमान ही कर सकता है। लेकिन महाराज, तुमने ये हिंदू जोगियों वाला हुलिया किस लिए बना रखा है? क्या तुम लोगों को फरेब देते हो जिस तरह दूसरे साधु क्या करते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता। ये हुलिया महज शौक की खातिर बनाया है, मैं इसे नहीं मानती। वो बोली, तुम जरूर कोई पुरस्कार आदमी हो, मुझे नहीं बताओगे? मैंने आहिस्ता से कहा, अगर मौका मिला तो जरूर बताऊंगा। मैंने जो साधुओं वाले कपड़े पहन रखे थे उसकी तरफ से मुझे खतरा लगा हुआ था, कहीं पुलिस का कोई सिपाही मुझे पहचान न ले। मैंने लड़की से कहा, तुम ऐसा करो, अपनी नीली चादर मुझे दे दो, तुमने तो साड़ी पहन रखी है। लड़की ने चादर मुझे दे दी। मैंने चादर को इस तरह लपेट लिया कि मेरे गेरुए रंग का जोगियों वाले कपड़े कम दिखाई दिए। इतने में ट्रेन आ गई। हम एक डिब्बे में बैठ गए। डिब्बे में मर्द औरतें इकट्ठे बैठे थे। ये 3rd क्लास का डिब्बा था। भोपाल से आगरा का सफर काफी तवील सफर है। लड़की ने ऊपर बर्थ पर सोने के लिए जगह बना ली और ऊपर चढ़कर लेट गई। मैं चादर की बुक्कल मारे सीट पर ही बैठा रहा। मैं नींद पर काबू पा सकता था। सारी रात गाड़ी चलती रही। मैं जब जी चाहता बैठे बैठे सो जाता, जब जरूरत महसूस होती जाग जाता। झांसी का स्टेशन दूसरे दिन आया। हम दोनों स्टेशन पर बिल्कुल न उतरे, डिब्बे में ही बैठे रहे। लड़की जिसको दलाल जग्गू गोरीबाई के नाम से पुकारता था, उसका असली नाम मुझे अभी तक मालूम नहीं था। झांसी के बाद ग्वालियर आया और फिर दूसरे दिन रात को ट्रेन आगरा पहुंच गई। स्टेशन से हम मुंह सर लपेट कर निकल गए। लड़की ने स्टेशन के बाहर आकर कहा, टुंडला जाने वाली ट्रेन रात को नहीं मिलेगी, हम लारी अड्डे पर चलते हैं। वहां से टुंडला के लिए लारियां आधी रात तक चलती हैं। वो आगरा शहर से भी बखूबी वाकिफ थी। बाद में मालूम हुआ कि वो इस शहर के बाजार हुस्न में भी रह चुकी थी। हमें एक टैक्सी मिल गई जिसने हमें लारी अड्डे तक पहुंचा दिया। आगरा में सर्दी थी। मैंने चादर लड़की को देनी चाहिए, उसने ना ली और कहा, मेरे पास अटैची केस में एक गर्म चादर है। और उसने अटैची केस खोलकर निस्वारी रंग की गर्म चादर निकाल कर ओढ़ ली। लारी अड्डे से हमें आसानी से टुंडला जाने वाली बस मिल गई थी। हम उस बस में सवार हो गए और बस टुंडला की तरफ चल पड़ी। ये मोहल्ला शहर के कोने में था। एक गली थी। लड़की एक मामूली से मकान पर जाकर रुक गई। 3-4 बार दस्तक देने के बाद मकान के ऊपर वाले कमरे की खिड़की खोलकर किसी औरत ने पूछा, कौन है? लड़की ने ऊपर देखकर कहा, अम्मा भी मैं हूँ, रिजवाना। खिड़की में जो औरत झांक रही थी उसने कहा, अच्छा बेटी ठहरो। खिड़की बंद हो गई। आवाज किसी बूढ़ी औरत की थी। उसके बाद कोई 1 मिनट के बाद एक नौजवान लड़की ने दरवाजा खोला और वो, रिजवाना तुम इस वक्त कैसे कहकर उसके गले लग गई। फिर मेरी तरफ एक नजर देखा और हमें ऊपर ले गई। एक मामूली सा कमरा था। बाहर सर्दी थी मगर कमरा नीम गर्म था। आमने सामने 2 चारपाइयां बिछी थीं जिन पर बिस्तर और कंबल बड़े थे। जिस औरत ने खिड़की में से झांक कर देखा वो बूढ़ी औरत भी चारपाई पर कंबल ओढ़े बैठी थी। उसने रिजवाना को बुलाकर कहा, बेटी खैरियत तो है? इस वक्त तुम अचानक कैसे आ गई? रिजवाना ने कहा, अम्मा भी बस अचानक आप लोगों से मिलने को जी चाहा और आ गई। उस औरत ने मेरी तरफ और खास तौर पर मेरे गिरे हुए कपड़ों की तरफ देखकर पूछा, ये साधु जी कौन है बेटी? रिजवाना ने कहा, ये बड़े पहुंचे हुए साधु हैं अम्मा, दिल्ली जा रहे हैं। मैं अकेली थी। मैंने इन्हें कहा कि मुझे टुंडला छोड़ते जाएं, बड़े अच्छे आदमी हैं। मेरे लिए ऊपर वाली कोठरी में बिस्तर लगा दिया गया। रिजवाना मेरे लिए चाय और कुछ खाने को लेकर आई। वो मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, ये तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुसलमान हो, लेकिन ये मुअम्मा अभी हल नहीं हुआ कि तुमने ये बहरूप किस लिए बना रखा है। क्या तुम इस राज को नहीं खोलोगे? मैं हंस पड़ा। पहले तुम बताओ कि तुम इस बुरे धंधे में कैसे आई। रिजवाना ने एक सानिये के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे वो माजी के जमाने में खो गई हो। रिजवाना ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और शिकस्ता सी आवाज में कहा, हमारा घर लुधियाना शहर के बाहर एक बस्ती में था। मेरा बाप महकमा नहर में हेड क्लर्क था। मेरी उम्र उस वक्त 12-13 साल की थी जब पाकिस्तान कायम होने का ऐलान हुआ। मेरे 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। मशरकी पंजाब के दूसरे शहरों की तरह लुधियाना में भी मुसलमानों ने डट कर हिंदू सिख हमलावरों का मुकाबला किया। लेकिन 14 अगस्त के बाद जब डोगरा और गोरखा फौज भी हिंदू सिखों के साथ शामिल हो गई तो लुधियाना के मुसलमानों के पांव उखड़ गए।
शहर में मुसलमानों के घरों पर सिखों हिंदुओं ने हमले शुरू कर दिए। लोग घरों से निकलकर काफिले की शक्ल में पाकिस्तान की तरफ चल पड़े। हम भी पाकिस्तान की तरफ निकल जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक सिखों के एक जुत्थे ने हमारी बस्ती पर हमला कर दिया। 10-12 सिख तलवारें किरबानें लहराते हमारे घर में घुस आए। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे वालिद को तलवारें मार मार कर शहीद कर दिया। मेरी माँ उन्हें बचाने के लिए रोती हुई आगे आई तो उसे भी जालिमों ने मार डाला। मेरे भाइयों ने डंडों से मुकाबला करने की कोशिश की मगर वो भी एक एक करके शहीद हो गए। 2 सिखों ने मेरी बड़ी बहन को उठा लिया और ले गए। एक सिख मुझे उठाकर ले गया। रिजवाना ने सर्द आह भरी और बोली, उसके बाद मेरी दुखों, अजाबों, अजियतों और गुनाहों से भरी जिंदगी का आगाज हुआ। अगर इस्लाम में खुदकुशी हराम ना होती तो मैं कब की मर चुकी होती। मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में मसनती चली गई और आज उस मकाम पर पहुंच चुकी हूं जहां तुम मुझे देख रहे हो। रिजवाना की अंदोहनाक आप बीती क़याम पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं के हाथों अगवा होने वाली हज़ारों मुसलमान औरतों की दर्दनाक आप बीती थी। मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि अगर मेरी छोटी बहन कुलसूम शहीद न होती और अगवा हो जाती तो उसका अंजाम भी शायद ऐसा ही होता। मैंने रिजवाना से कहा, अब जबकि तुम गुनाह के जहन्नम से निकल आई हो, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम किसी तरह कोशिश करके पाकिस्तान चली जाओ। रिजवाना की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कहने लगी, तुमने मेरे एक कातिल को हलाक किया है। अभी मेरे 3 कातिल जिंदा हैं। जब तक मैं अपने हाथों उनका खून नहीं कर लूंगी पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मैं खामोश रहा। रिजवाना कहने लगी, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी की दास्तान सुना दी है। अब तुम इस राज पर से पर्दा हटाओ कि तुम असल में कौन हो और मुसलमान होकर साधु के भेष में किस लिए फिर रहे हो। उस लड़की रिजवाना को अपने बारे में असलियत बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता था और फिर उसे अपने बारे में हकीकत बयान करने की ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने उसे यूं ही एक फर्जी कहानी जोड़कर सुना दी कि मेरा एक बहुत प्यारा मुसलमान दोस्त गुम हो गया है। मैंने किसी को बताया था कि उसे हिंदू साधु अगवा करके गुजरात काठियावाड़ की तरफ ले गए हैं। चुनाचे मैंने यही मुनासिब समझा कि हिंदू साधु बनकर अपने दोस्त की तलाश करूं। बस ये है मेरे साधु बनने का राज। रिजवाना जाने लगी तो मैंने उससे कहा कि मैं सुबह होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम्हें शायद मालूम हो क्या सुबह के वक्त आगरा से दिल्ली की तरफ कोई गाड़ी जाती है। रिजवाना ने कहा, सुबह के वक्त 1-2 एक्सप्रेस ट्रेनें बम्बई की तरफ से ज़रूर आती हैं। ये तो तुम्हें वहाँ जाकर मालूम होगा। मैं अपने साधुओं वाले लिबास से निजात हासिल करना चाहता था। मैंने रिजवाना से कहा, अब मैं चूँकि वापस दिल्ली जा रहा हूँ तो यही समझता हूँ कि मुझे साधुओं के हुलिये की ज़रूरत नहीं है। क्या यहाँ से मुझे दूसरे कपड़े मिल सकते हैं? रिजवाना कुछ सोचकर बोली, मेरी सहेली का भाई आगरा के किसी कारखाने में मुलाजिम है। वो हफ्ते में एक बार घर आता है। उसके कपड़े ज़रूर संदूक में पड़े होंगे। मैं अजान के वक्त आऊँगी तो मर्दाना कपड़े साथ लेती आऊँगी। वो सलाम करके चली गई। मैं उस लड़की की ज़िंदगी पर सिवाय अफसोस करने और दिल में दुख महसूस करने के और कुछ नहीं कर सकता था। दिल में ये ख्याल ज़रूर आया कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देकर कायम किया गया है और उसका वजूद किस कदर ज़रूरी और कीमती है। मेरी कमर के साथ जो टाइम बम जो च्युइंगम गम की टैबलेट की शक्ल में थे, रुमाल में बंधे हुए थे, ये 6 धमाका खेज बम थे। मैंने उन्हें कमर के साथ ही बंधे रहने दिया और बत्ती बुझाकर बिस्तर में घुस गया। मुझे चंद्रिका और मीनाक्षी का ख्याल आने लगा। मैंने दोनों के तसव्वुर को सहन से झटक दिया और फिर मुझे नींद आ गई। सुबह की अजान के वक्त रिजवाना ने आकर मुझे जगाया। मैं जल्दी से उठकर बैठा। वो मेरे लिए एक पुरानी पतलून, एक पुरानी कमीज, जैकेट और बूट लेकर आई थी। ये सारे कपड़े उसकी सहेली के भाई के थे। कहने लगी, तुम कपड़े तब्दील कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। उसके जाने के बाद मैंने कपड़ों का जायजा लिया। बहुत गनीमत थे। उसकी सहेली का भाई मेरे तत्काट का मालूम होता था। मुझे पतलून पूरी आ गई, जैकेट भी पूरी आ गई। सबसे ज्यादा फिक्र मुझे जूतों की थी, लेकिन जुराबे पहनकर वो भी पूरे आ गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया क्योंकि साधुओं वाले कपड़ों में मेरे पकड़े जाने का बहुत खतरा था। जाहिर है अहमदाबाद पुलिस और सीक्रेट सर्विस वालों ने अहमदाबाद से लेकर झांसी, भोपाल, ग्वालियर, आगरा बल्कि दिल्ली तक की पुलिस को मेरा हुलिया बताकर उन्हें अलर्ट कर दिया होगा। मेरे बाल बड़े हुए नहीं थे। वो उसी वज़ाक़ता में थे जैसे कैप्टन हरीनाथ को हलाक करते और द्वारका फोर्ट को तबाह करते वक्त थे। मुझे अहमदाबाद की सीक्रेट पुलिस ने इसी वज़ाक़ता के बालों में देखा था। बालों को एक ही दिन में लंबे करना मेरे इख्तियार में नहीं था। मैंने कमर के गिर्द बंधा हुआ टाइम बम वाला रुमाल खोलकर 6 के 6 टैबलेट बम सामने रख दिए। ये टाइम बम इंतहाई धमाका खेज थे। ऐसे ही तो बम थे जिन्होंने द्वारका फोर्ट के इतने बड़े एमुनिशन डंप को उड़ा कर रख दिया था। मैंने सोचा कि इन बमों को कमर के साथ बांधने की बजाय मुझे किसी डिब्बी में डालकर जेब में रखना चाहिए। अगर आगरा से दिल्ली जाते हुए रास्ते में मैं पकड़ा गया तो मेरी कमर के गिर्द बंधी हुई च्युइंगम टैबलेट को देखकर पुलिस को जरूर शक पड़ जाएगा।
और जब उन्होंने लेबॉर्ट्री में इसका तज्जिया किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि ये च्युइंगम नहीं बल्कि इंतहाई धमाका खेज मवाद है।